নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারতের সীমান্তে যেমন শত্রুর হাত থেকে সুরক্ষার প্রয়োজন, ঠিক তেমনি ভারতের অভ্যন্তরেও সুরক্ষার প্রয়োজন। দিন দিন টেকনোলজি ব্যবহার হচ্ছে বেশি করে সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্য। এই সবের কথা মাথায় রেখে ভারত এগিয়ে চলেছে। আজ ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ হায়দ্রাবাদে 78 IPS পুলিশ ব্যাচের পাসিং প্যারেডে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে তিনি অনেক বিষয়ে কথা বলেছেন, যেমন সারা ভারতে NIA এর অফিস খোলা হচ্ছে, জম্মু কাশ্মীর সহ সারা ভারতের সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে বড় অ্যাকশন নেওয়া সহ অনেক কিছু। সম্পূর্ণ বক্তব্য দেয়া হলো, দেখুন। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित तेलंगाना की गवर्नर महामहिम तमिलसाई सौंदरराजन जी, एकेडमी के निर्देशक श्री AS राजन, संयुक्त निर्देशक श्री अमित गर्ग जी, और आज जिनकी दीक्षा समाप्त होकर IPS की महान परंपरा के साथ जुड़ने जा रहे हैं, वो 74 RR के सभी नौजवान साथियों, आप सब के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि आप सब जब यहां से दीक्षांत उपरांत चले जाएंगे तब आप अमृत काल की बैच कहलाएंगे, क्योंकि ये हमारा आजादी का अमृत वर्ष है। हमारी आजादी के 75 साल समाप्त हुए हैं और उस वर्ष में जो बैच आज देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सेवा में जा रही है, वो अमृत काल की बैच के आप सभी सदस्य माने जाएंगे। वो हमेशा के लिए आप सभी के लिए गौरव की बात होगी। साथियों, हमने 7 दशकों में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई चुनौतियों का सामना किया है, और वो चुनौतियों का सामना करते करते लगभग 36,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं यहां आने से पहले प्रतीकात्मक रूप से शहीद IPS जवानों के शहीद स्मारक पर गया और शहीद IPS जवानों के साथ साथ उन सभी 36,000 पुलिस कर्मियों को मैंने आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि दी है, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के आत्मसम्मान और उसकी आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए लिया है। भारत की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति से एक पीछे मुड़कर 75 साल का विहंगावलोकन करते हैं तो वायलेंट से लोकल, वाइब्रेंट और अब ग्लोबल तरीके से हमारी आंतरिक सुरक्षा की परिस्थितियां बनती जा रही है। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से इस एकेडमी में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है, जिस प्रकार की ट्रेनिंग आप सभी को यहां पर दी गई है, देश के सामने आने वाली, उभरने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए आप सक्षम भी हो, सुसज्ज भी हो और समर्पित भी हो। मित्रों, इस महान देश की आजादी के बाद हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं के लॉन्चिंग के समय एक बात कही थी कि देश एक संघीय संविधान के तहत अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी इस अखिल भारतीय सेवाओं की है। आज से आप भी ये अखिल भारतीय सेवाओं की महान परंपरा के एक अभिन्न अंग बन रहे हो। सरदार पटेल का ये वाक्य, वो लोह पुरुष, वो मनीषी का ये वाक्य आपके जीवन का ध्रुव वाक्य बनना चाहिए कि देश को
एक संघीय संविधान के तहत अक्षुण्ण बनाए रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। मित्रों, सरदार पटेल ने इस कॉलेज की स्थापना के वक्त ये कहा था कि एक कॉलेज भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है। पीछे मुड़कर देखने पर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह एक प्रेरक उदाहरण बनेगा। इसे अपने साथ दूसरों का भी निर्माण करना है। इसे अपने छात्रों के बीच वो प्यार और सम्मान पैदा करना है जो एक समय में शैक्षिक संस्थान का गौरव और विरासत हुआ करता था। मुझे लगता है कि एकेडमी ने 75 साल में देश के प्रथम गृह मंत्री ने एकेडमी के सामने जो लक्ष्य रखे थे वो सभी भली भांति पूर्ण किए हैं। आज कुल 195 अधिकारी प्रशिक्षु अकादमी में चरण 1 का बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुझे आनंद है कि इसमें 41 महिला अधिकारी हैं। इसमें 166 आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारी और 29 प्रशिक्षु अधिकारी हमारे पड़ोसी देशों से, भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस से है। मैंने जब देखा कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड के प्रशिक्षु हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले 25 साल की चुनौतियों को निपटने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की है। जो पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन हमारे देश के सभी पुलिस संस्थानों को टेक्नोलॉजी की दृष्टि से न केवल विश्व के टेक्निकल चुनौतियों के अनुरूप बनाएगा, इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक की पूरी पुलिस प्रणाली को टेक्नो सेवी भी बनाएगा। हमारे सामने आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के कारण जो नई चुनौतियां उभर कर आ रही है, टेक्नोलॉजी मिशन इसका पहले से सुसज्ज एक पुलिस फोर्स बनाकर इसकी चुनौतियों को निपटने के लिए तैयार होगा। मैं एकेडमी को भी बधाई और साधुवाद देता हूं कि इन्होंने कैडर भाषा और कैडर के अध्ययन पर पर्याप्त ध्यान दिया है। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत वर्ष में जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 2047 में, तब एक लक्ष्य रखा है देश की जनता के सामने कि 25 साल संकल्प लेकर संकल्प को सिद्ध करने के, संकल्प सिद्धि के 25 साल है, अमृत काल के 25 साल है। और जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, हर क्षेत्र के अंदर देश विश्व में सर्वप्रथम होगा। ये आशावाद और ये लक्ष्य, इसकी परिपूर्ति हर एक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी और कर्तव्य दोनों है। और जब आप यहां से आईपीएस बनकर जा रहे हो, तब आप सभी की इसकी विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि अच्छी कानून और व्यवस्था और अभेद आंतरिक सुरक्षा, इसके बगैर कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता। विकास की नींव ही नागरिक अधिकारों की रक्षा, कमजोर से कमजोर नागरिक के अधिकार की रक्षा, उसके प्रति तंत्र की संवेदनशीलता और सभी चुनौतियों का सामना करने वाला पुलिस तंत्र ही एक विकसित राष्ट्र की नींव डाल सकता है। हमने लक्ष्य रखा है 2047 तक
भारत पूरी तरह से विकसित राष्ट्र हो, 2025 तक $5 ट्रिलियन की अमेरिकी डॉलर वाली हम अर्थव्यवस्था बने। और ये इसलिए संभव दिखाई पड़ता है कि 2014 में हम दुनिया के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर पर थे। आज महज 8 साल के अंतराल में हम 11वें से 5वीं अर्थव्यवस्था बनकर उभरे हैं। और मॉर्गन स्टैनली का एक अनुमान है कि 2027 तक भारत संसार की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आप सब जब यहां देश के संविधान के स्पिरिट को समझकर जा रहे हो, तब एक बात पर मैं आपका जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में 3 प्रकार की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। 5 वर्षों में एक बार वोट कर शासन व्यवस्था चुनने वाला नागरिक, 5 वर्षों के लिए इलेक्टेड सरकार जो नागरिकों के चुनने से बनती है, और 30 से 35 वर्षों के लिए सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी जो देश की सेवा करती है। नागरिक को 5 साल में एक बार वोट का अधिकार है। जो लोग चुन कर आते हैं वो देश के विकास के लिए 5 साल काम करते हैं, बाद में फिर से मैंडेट लेने जाना है। मगर आप जो अखिल भारतीय सेवा और सरकारी सेवाओं में आते हैं, उनको 30-35 साल तक निर्बाध तरीके से देश की सेवा करने का अधिकार मिलता है। इससे आप लोगों को ये हमेशा संज्ञान में रहना चाहिए कि संविधान ने कितने बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधे पर डाली है। आने वाले 25 साल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महान भारत का सपना जो हमारे आजादी के संग्राम के सेनानियों ने देखा था, वो सपना सिद्ध करने का समय ये 25 साल है। और ये 25 साल आप आईपीएस ऑफिसर के नाते देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते होंगे। मैं ये बात इसलिए आपको कहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका संज्ञान हमेशा आपके मन पर, आपके कर्तव्य पर और आपकी जवाबदेही पर रहना चाहिए। मित्रों, 8 साल पहले के देश की आंतरिक सुरक्षा का परिदृश्य देखें तो 3 बड़े हॉटस्पॉट देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से नासूर बनकर हमारे सामने थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं, पूर्वोत्तर के अंदर इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में बढ़ती वामपंथी हिंसा। आज हम 8 साल के बाद देखते हैं तो इन तीनों थिएटर में काफी हद तक हमने कंट्रोल पाने में सफलता प्राप्त की है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में धारा 370 के हटने के बाद बड़ी मात्रा में कमी दिखाई पड़ी है। पूर्वोत्तर के अंदर ढेर सारे उग्रवादी संगठनों से शांति समझौता कर 8000 से ज्यादा कैडर को मुख्य धारा में वापस लाकर राज्य के बीच में सीमा के झगड़ों का निपटान कर और विकास की एक नई बहार पहुंचाकर पूर्वोत्तर में हमने शांति की स्थापना की है और विकास के नए युग की एक शुरुआत हुई है। उधर वामपंथी उग्रवादी क्षेत्रों में भी 2010 में 96 जिले थे, 2021 में घटकर वो 46 रह गए हैं। सिक्योरिटी वैक्यूम भर रहा है और वामपंथियों के शीर्ष नेतृत्व पर नकेल कसी जा रही है। अभी पीएफआई पर बैन लगाकर एक बहुत सफल उदाहरण हमने दुनिया के सामने पेश किया है। भारत सरकार की एजेंसियों के नेतृत्व में देश भर की पुलिस ने एक साथ एक ही दिन में सफल ऑपरेशन कर पीएफआई जैसे संगठन को बैन कर एक सफलता हासिल की है। यह बताता है कि हमारा लोकतंत्र के प्रति कमिटमेंट कितना सुदृढ़ और मजबूत हुआ है।
टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, काउंटर टेरर कानूनों का मजबूत फ्रेमवर्क, एजेंसियों का सशक्तिकरण और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, इसके कारण टेररिज्म की घटनाओं में काफी कमी देखी जा रही है। हमारी एजेंसियों की वैश्विक भागीदारी भी बढ़ रही है। इंटरपोल जनरल की असेंबली भारत में होना, नो मनी फॉर टेरर में टेररिज्म और टेरर फाइनेंस के विषयों में भारत ने नेतृत्व प्रदान करना, ये वैश्विक रूप से हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज की स्वीकृति का परिचायक है। पिछले 3 वर्षों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना कर हमने फॉरेंसिक साइंस क्षेत्र में एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स और लॉजिस्टिक गैप भरने का प्रयास किया है। जब आप यहां से फील्ड में जाएंगे तब ICJS के रूप में क्रिमिनल जस्टिस के मुख्य स्तंभ अर्थात ई कोर्ट, ई प्रिजन, ई फॉरेंसिक, ई प्रोसिक्यूशन और क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क CCTN के साथ आपका जुड़ाव होगा और आपने पुलिसिंग के काम को भी ICJS के साथ जुड़ने का काम करना है। अभी NIA देश के सभी राज्यों में एक्सपांड कर रही है। NIA और NCB का एक्सपांशन अंतर्राष्ट्रीय कक्षा की नारकोटिक्स और टेररिज्म से जुड़े हुए अपराधों पर नकेल कसने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। टेररिज्म, नारकोटिक्स और इकोनॉमिक ऑफेंस जैसे अपराधों पर हम नेशनल डेटाबेस पर भी विकसित कर रहे हैं। इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट डाटा नाफिस को भी लॉन्च कर दिया गया है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C की स्थापना हो चुकी है और इसके साथ साथ हाउसिंग, स्वस्थ जवान को फैमिली के साथ ज्यादा समय मिले, इसके लिए भी कई योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार लेकर आई है। मित्रों, सिक्योरिटी का सिनेरियो बदल रहा है। थ्रेट पैटर्न जो पहले स्टैटिक्स थे आज डायनेमिक रूप में बदल रहे हैं। जियोग्राफिकल थ्रेट्स जो पहले थे, पूर्वोत्तर, वामपंथी उग्रवाद, कम्युनल हॉटस्पॉट, इसकी जगह अब थीमेटिक थ्रेट इमर्ज हो रहे हैं। साइबर अपराध, डाटा का मिसयूज, मिस इन्फॉर्मेशन की वॉर, ये सारे थीमेटिक थ्रेट्स को हमने इसका सामना करना है। सिंगल डायमेंशनल पुलिसिंग की जगह मल्टी डायमेंशनल पुलिसिंग भी अब हमने स्वीकार करना पड़ेगा। पहले आतंकवाद, उग्रवाद और डे टू डे की पुलिसिंग के चैलेंजेस थे, अब मल्टी डायमेंशनल चुनौतियां हमारे सामने हैं। टेरर फाइनेंस, नार्को टेरर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, 4th जनरेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सब के सामने लड़ाई लड़ने के लिए आप सबको सुसज्ज रहना पड़ेगा। मित्रों, पुलिसिंग को सशक्त करने में आपके लिए गहरी चुनौतियां आगे आने वाली है। एक नए अप्रोच की जरूरत पड़ेगी जिसमें देश के आर्थिक केंद्रों की सुरक्षा, गरीबों के मानव अधिकारों की सुरक्षा, इन्वेस्टिगेशन को एविडेंस बेस और फॉरेंसिक साइंस के एविडेंस बेस बनाना, नारकोटिक्स और नारकोटिक्स के टेरर लिंक पर नकेल कसना, साइबर तथा फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे विषयों पर हमारा फोकस हमें बढ़ाना पड़ेगा। मित्रों, जब आप यहाँ से आज दीक्षांत होकर जा रहे हैं तब मैं इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको एक्सेसिबल भी होना है, अकाउंटेबल भी होना है और अप्रोचेबल भी रहना है। एक्सेसिबल होने का मतलब है ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण तीनों के बीच में समन्वय लाकर एक्सेसिबल बनने का प्रयास करना। आपको अपने साथ नई ऊर्जा, नया विश्वास लेकर एक अकाउंटेबल पुलिसिंग की मिसाल भी कायम करनी होगी और
अप्रोचेबल बनकर पुलिसिंग को सुगम्य बनाना पड़ेगा। स्थानीय भाषा का महत्व, स्थानीय भूगोल, स्थानीय इतिहास और स्थानीय संस्कृति को पढ़े बगैर हम कानून और व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकते। संविधान की आत्मा व्यक्ति है, संविधान की आत्मा नागरिक है, संविधान की आत्मा नागरिक के अधिकार है। इसी को लक्ष्य में रखकर संविधान की और कानून की सभी धाराओं का हमने व्याख्या करना होगा। जब व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन होता है तब कोई संविधान की धारा मायने नहीं रखती है। आपको अपने प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जीवन को भी संतुलित कर आगे बढ़ना होगा। नीचे के लोगों का विश्वास जीतना, आम जनता का विश्वास जीतना और अपनी मानवीयता को बरकरार रखना एक बहुत श्रम मांगने वाला काम है जो आपने करना पड़ेगा। तनाव प्रबंधन में अधिष्ठान कार्य कर रहे कर्मियों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी आपकी है। अधिष्ठान अधिकारियों एवं कर्मियों के कल्याणकारी उपायों पर फोकस बढ़ाना और उसके लिए संवेदनशील होना वो भी आपकी जिम्मेदारी है। आपके तहत आने वाले पुलिस फोर्स को पुलिस कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से हमेशा सुसज्ज करना इसकी जिम्मेदारी आपकी है और आपने आपके अप्रोच को वैश्विक बनाकर सभी चुनौतियों का सामना करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है। मैं फिर से एक बार पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन पर थ्रस्ट देना चाहूंगा क्योंकि अवेयरनेस, प्रिपेयर्डनेस और एनफोर्समेंट ये 3 मंत्र के आधार पर टेक्नोलॉजी मिशन आगे बढ़ने वाला है। मैं आप सभी को अपील करना चाहूंगा, आह्वान करना चाहूंगा कि आप इसका हिस्सा बने और इसको और मजबूत दें। आपने कई सारी सावधानियां भी रखनी होगी। प्रसिद्धि से दूर रहना मैं मानता हूं पुलिस बल के मुखिया के नाते बहुत जरूरी होता है। दबाव में न आना वो भी बहुत जरूरी होता है और इसके साथ साथ सबसे नीचे के तबके के व्यक्ति के अधिकार और संवेदना को समझना वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी लोग ऐसा मत मानकर जाइएगा कि आज से सिर्फ आप यहाँ से आईपीएस बनकर जा रहे हैं। यहाँ से बाहर जाने के साथ ही 25 साल जब देश की आजादी का शताब्दी मनाया जाएगा उस वक्त जो महान भारत की रचना होगी इसका नींव डालने की जिम्मेदारी आपकी है और पूरे कर्तव्य पथ को 75 साल से 100 साल के कर्तव्य पथ को संकल्प से सिद्धि की यात्रा का आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आइए हम सब साथ मिलकर मोदी जी ने हमारे सामने जो कल्पना रखी है वो महान भारत की रचना में हम अपना सर्वोच्च योगदान दे और हम देश की एकता और अखंडता के प्रति सदैव समर्पित रहे। आपकी व्यक्तिगत कैरियर के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं आपके साथ है। यहाँ से जब आप पास होकर जा रहे हैं, दीक्षांत होकर जा रहे हैं, तब आपका व्यक्तिगत जीवन और आपकी कैरियर दोनों आकाश की ऊंचाइयों को छुए, ऐसी शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय।